हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इंपोर्ट आयल किया जाता है उसका बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके बरक्स जो ज़रई मुल्क है तो किस तरह से हम जो अपनी आयल सीड्स की पैदावार बढ़ा सकते हैं, एडिबल आयल यहाँ पर कैसे पैदा किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसमें जो महकमे किस तरह से काम कर रहे हैं, किसान क्या कहते हैं, ये तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुख्तलिफ जो यहाँ पर मकबा फ़िक्र के लोग मौजूद होंगे जिनसे इन तमाम हम सवालात के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बात की जाए यहाँ पर खुर्दनी अजनास के हवाले से तो यहाँ पर जितनी पाम आयल और दूसरे आयल की दरामद होती है, पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत के बाद से जो दूसरा बड़ा दरामदी बिल इसको कहा जाता है। बिलाशुबा जो यहाँ पर 400 अरब रुपए के करीब जो है हम पाम आयल और दीगर मसनूआत यहाँ पर मंगवा रहे हैं और कहने को जो एक ज़रई मुल्क है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो लोगों की जानब से, किसानों की जानब से जो कैनोला है, जैतून है या दूसरी यहाँ पर सनफ्लावर है, इससे जो परहेज़ बरता जा रहा है, यहाँ पर एतराज़ किया जाता है। और दूसरी जो फसलें हैं जिसमें कमाद है या जो गंदम है या काटन है, ये ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो इनके क्या असरात मुरतब होते हैं, आखिर क्या वजूहत हैं, क्या जो प्रॉफिट रेशो कम होने की वजह है, लोगों को शऊर नहीं है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसल ताहिर रज़ाक मौजूद है। उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। ताहिर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा, यहाँ पर बहुत कम रकबे पर हम देखते हैं कि खुर्दनी अजनास की जो काश्त है वो होती है, क्या वजूहत हैं इसकी? एक तो वजूहत है कि जब मेरा काश्तकार खुर्दनी तेल के लिए कनौला लगाता है या सूरजमुखी का फसल लगाता है तो उसके लिए उसको एक फ़सल को ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि जो गंदम है वो 15 नवंबर को लगती है, ये फसलें तो एक माह पहले लगती हैं और उसके ऊपर तेले का हमला होता है। और काश्तकार के पास इतनी शक्कर नहीं कि वो एक फ़सल को ड्रॉप करके तो ये दूसरा तेलदार फसलें या जनास लगाए। तीसरा जो अहम इशू इसमें आ रहा है वो ये है कि हमारी जो क्रॉप जोनिंग के मामले में प्रॉब्लम है कि जब तक हम क्रॉप जोनिंग पे फोकस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि किस एरिए पे हम तेलदार जनास का हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आएगी, कहाँ पे कम आएगी। उसके लिए एक तो किसानों के लिए ट्रेनिंग चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट से सस्ते अर्जा नरखों पे अच्छा बीज चाहिए ताकि ज़मींदार को पता हो कि मैं ये फसल लगाऊं तो इससे मुझे मेरी मैशत भी जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो सके और मेरे बच्चों का रोज़गार भी आ सके और मुझे मज़ा भी आए अपनी काश्तकारी करने में। होता ये जब एक काश्तकार एक गांव में एक कनौला लगा लेता है या सूरजमुखी लगा लेता है, पहले तो उसको उसका बायर नहीं मिलता, ख़रीदार नहीं मिलता। अगर ख़रीदार मिल जाए तो वो उसको कहता है कि यार इसके पास पड़ा, इसने मुझे देना ही देना, औने पौने रेट लगते हैं। तो ज़मींदार की हौसला अफजाई नहीं हो रही तेलदार जनास के मामले। कहाँ से? महकमा से और गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा जो मार्केट है हमारी, मंडियाँ हैं हमारी, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही ज़मींदार को कि ज़मींदार के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, होल्डिंग पावर नहीं है, छोटे छोटे ज़मींदार है, टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि जब तक हम क्रॉप जोनिंग का एरिया ना मखसूस करेंगे, चाहे वो नहरी एरिया है चाहे हमारा बरानी एरिया में, तो उसके ऊपर हम फोकस करें और डे बाय डे हम तरक्की कर सकते हैं। उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता और ज़र मुबादला भी बच सकता और ज़मींदार हमारा खुशहाल भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने भी यहाँ पर पाकिस्तान किसान कौंसल तंजीम बनाई हुई है, किसान होंगे तो अपने प्लेटफॉर्म पर ही क्यों कुछ नहीं किया जाता, तमाम काम सरकार के एंड पे ही क्यों डाले जाते? बेसिकली पॉलिसी जो है ना वो सरकार ने बनानी है और जो 18वीं तरमीम है उसके बाद सूबों ने पॉलिसी बनानी। अब ये हो रहा है, हर सूबे ने अपना अपना रेट मुकर्रर कर दिए, तो ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 2 या 4 सूबे 4 रेट हो ज़रिए जनास के और जो अद्वियात हैं इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली, उनके रेट कम से कम पूरे पाकिस्तान में एक होने चाहिए। और उसके लिए हमें जो ये खाद दे रहे हैं, खाद के ऊपर हमने पुरजोर अपील की है गवर्नमेंट से, तमाम किसान तंजीमों ने, कि ये टोकन सिस्टम ख़त्म किया जाए, इससे घपला हो रहा है, ज़मींदारों को कुछ नहीं बन रहा है, हमें डायरेक्ट दें। हमने कौन सी खाद स्मगल कर देनी है, एक फसल में नहीं डालेंगे दूसरी फसल में डाल देंगे। खाद के ऊपर हमें सब्सिडी वो डायरेक्ट कीमत कम करके और उसके ऊपर सीज़न लिखा जाए और खाद की जो क्वालिटी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। जाली खाद इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और गंदम लगानी है लोगों ने, चावल की फसल अब सिर पे आ गई, तैयार खड़ी है और लोग बेचना चाह रहे हैं और जो माफिया है वो कम से कम उसने अपनी ख़रीदारी स्लो कर दी है, जिसकी वजह से कीमतें चावल की फसल की कम होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें हम देखें कि यहाँ पर कैनोला है या सनफ्लावर है, अभी जो लगने वाली फसलें हैं उसके बरक्स हम देखते हैं कि गंदम या कमाद का ज़ोर ज़्यादा है, तो इस पे लाने के लिए क्या करना होगा किसानों को? ज़ोर इसलिए ज़्यादा है कि इसमें रिस्क फैक्टर कम है, रवायती काश्तकारी है,
बाप दादे ने भी गन्नम लगाई थी, बाप दादे ने चावल की फसल लगाई थी, गन्ने की फसल। हमने टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने के लिए हमें टाइम चाहिए, किसानों को भी टाइम चाहिए और गवर्नमेंट को भी ट्रेनिंग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, सेमिनार चाहिए, ताकि किसान अपने जदीद जो काश्तकारी उसकी तरफ राग़ब हों। 400-500 अरब रुपया जो पाकिस्तान का बाहर चला जाता है, कहने को ज़राई मुल्क है, तो यहाँ पर आपने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रही, तो किसान यहाँ पर आज खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे। मंडी में देखें, जो मंडी है उसको जो अजनास जहाँ से सस्ती मिलेगी वो लेगी, एक चीज़ बाहर से आती है वो उन्हें महंगी पड़ती है, अगर यहाँ पर पैदा होगी तो वो क्यों लेने से इनकार करेंगे? बेसिकली जो माफ़ी होता है ना, ज़रूरी अजनास की जो कीमतें हैं वो ज़मींदार मुकर्रर नहीं करता। एक पेंसिल बनाने वाला कहता है कि मैंने जो पेंसिल बनाई, लेड पेंसिल बनाई, इसकी इतनी कीमत है, तो ज़मींदार जो है ना वो बेबस है, अपनी ज़रूरी अजनास की कीमत वो खुद मुकर्रर नहीं करता, मार्केट सेटल करती है कीमतें। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि जो मेजर क्रॉप है उनकी सपोर्ट प्राइस अनाउंस करे बजाई से पहले, ताकि पता चले कि हमें इस गंदम में हमें इतने पैसे बचने, इतना खर्चा आना है। तो मेजर क्रॉप की तो जो सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उसको अनाउंस करे और प्रॉपर टाइम पे। जो मंडियाँ हैं वो लोगों के मफादात का फ़ैसला करती हैं, माफिया है वो लोगों के मफादात का फ़ैसला करता है। अब शेलर वालों ने चावल की जो फसल थी मूंजी, उसकी ख़रीदारी स्लो कर दी। स्लो करने से क्या हुआ कि व्यापारी भी परेशान हो गया, ज़मींदार भी परेशान हो गया। ज़मींदार ने वही बेच के अपनी गन्नम की लिए खाद लेके आनी थी, बीज लेके आना था। तो ज़मींदार आप कहता है जी किसी तरीके से ये फसल मेरी उठाओ ताकि मैं अगली फसल के लिए अपनी तैयारी कर सकूँ, मुझे पैसे मिलें। तो उसकी वजह से कीमतें कम होनी शुरू होती हैं और 15 दिन के बाद देखना यही जो चावल की फसल है इसकी कीमत बढ़ जानी है। अच्छा, हमने ये फ़िलासफ़ी देखी है कि फ़लाँ चीज़ आ रही है, मशीनरी आ रही है, टाइम लगेगा, ट्रैक्टर आया है, किसान को बैलों पे इधर मुंतकिल होने के लिए टाइम लगा है, तो ये एक ये इससे ये भी तो लगता है कि यहाँ पर ये बैकवर्ड्स लोग हैं कि इतनी जल्दी जो तब्दीली है वो कबूल नहीं करते, अपना नुकसान करते रहते। ये इसको एक फैक्टर ये हो सकता है, इसको चंद एक जगहों पे कुछ परसेंटेज ये कह लें, लेकिन लोगों की अब ख्वाहिश है कि हमें अच्छा बीज मिले ताकि जिससे हमारी पर एकड़ जो पैदावार है वो अगले से डबल हो सके। तो ये जो महकमा बनाया हुआ है यूब रिसर्च या ज़राअत वाले हैं, ये इस सिलसिले में कोई इक़दाम कर रहे हैं, इनसे हम किसान मुतमिन हैं? किसान मुतमिन नहीं है, उसकी वजह है कि इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फ़ंड ही नहीं है। जो हमारा टोटल हमारा एग्रीकल्चर का जो फ़ंड है उसका 5% हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फ़ंड मिलना चाहिए ताकि हमें साइंसदान है जो वो अच्छा बीज पैदा करें। साइंसदान बीज अच्छा बीज इसलिए पैदा करेगा कि उसको उसकी रॉयल्टी मिलेगी जो दूसरी इंटरनेशनल दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान में रॉयल्टी का तस्वर ही नहीं है, अगर कोई बना लेता है उसका नाम कोई और ले लेता है या उसकी रजिस्ट्रेशन उस सीड की कोई और कर लेता है। इसकी वजह से ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं और साइंसदानों के अंदर भी वो जो है ना मुतमिन नहीं है साइंसदान, तो फिर वो कहते हैं जी ठीक है तनख्वाह लें, अपना गुजारा करें, अपनी नौकरी बजाएं, अपने बच्चों को बढ़ाएं। तो जब तक हम रिसर्च की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और एग्रीकल्चर को अपना प्रायोरिटी नहीं देंगे पूरे मुल्क के लिए, उस वक्त तक हमारी जो मैशियत है ना वो दुरुस्त नहीं हो सकती। और ख़ुराक की कमी को पूरा करने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए सबसे जो ज़्यादा हमारा डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर है। नाज़िर, यहाँ पर हमें एक और किसान रहनुमा ने ज्वाइन किया, उनसे भी मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं। जी ज़फ़र साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस इशू पर? जो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो तेलदार अजनास का वो 400 अरब रुपये क्रॉस कर गया। इतनी बड़ी रकम हम बाहर के ममालिक को दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो हमारी इतनी ज़मीनें हैं वहाँ पर हम तेलदार अजनास काश्त नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये इस पर हमें गौर करना चाहिए। जो गंदम है ना वो भी हमें ज़रूरत के मुताबिक बोझनी चाहिए और जो गन्ना है उसको तो बिल्कुल, वो तो बहुत लंबी फसल है और ज़्यादा खर्चे वाली फसल है, चीनी भी हो सकती है। और तेलदार जो अजनास है उस पर हमें गौर करना चाहिए, उसको हमें ज़्यादा करना चाहिए और उसका ख़र्चा भी कम है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। मैं खुद लगाता हूँ, ठीक है ना, तिल लगाता हूँ, ठीक है ना, सूरजमुखी लगाता हूँ खुद, लेकिन जो तेलदार अजनास हैं इनको इन पर हमें गौर करना चाहिए और कनक और गन्ने को हमें ज़रूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो कमाद की लंबी लाइनें लगी हैं, कपास लगी हुई है, गंदम लगी हुई है, इसी तरह दूसरी फसलें हैं, जबकि वो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए भी रो रहा होता है कि उसे मुनाफा नहीं मिल रहा। तो जो तेलदार अजनास है, कैनोला है, सरसों है या सनफ्लावर है, उसका मुनाफा भी ज़्यादा होता है, इसके बावजूद नहीं लगाई जाती। क्या समझते हैं कि किसान क्यों इनकी जानब राग़ब नहीं हो रहा? असल में ना ज़िम्मेदार को सही गाइड नहीं किया जाता। जो हमारे जैसे ज़िम्मेदार है ना वो तो कहीं कहीं है, ठीक है ना, वो समझते हैं कि ये करना चाहिए, कनक भी हम ज़रूरत के मुताबिक लगाते हैं, गन्ने को बहुत कम लगाते हैं। हालांकि मेरे पास इतना बड़ा ज़िम्मेदार है माशाल्लाह गाँव में, लेकिन भाई करता है कि उसको बताते हैं कि ये करना है।
ये ज़िम्मेदार देखता है कि गन्ने के चले तो सब गन्ने की तरफ चल पड़ते हैं। गंदम कहते हैं जी इस बार गंदम का रेट ज़्यादा होना है तो वो गंदम की तरफ। यही जो पॉइंट आप लोगों ने उठाया है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि आप तेलदार अजनास पर गौर करें, ज़िम्मेदार को चाहिए ये, ठीक है ना। और ये लेने इसीलिए लगी होती हैं, जब गन्ना कम होगा तो गन्ने का रेट भी सही मिलेगा, जब गंदम कम होगी उसका जो मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हम बेचेंगे ना तो फिर रेट मिलेगा। जब वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, गंदम भी वाफर है, गंदम के अलावा गन्ने का तो बुरा हाल होता ही इसलिए है, हालांकि उसका रेट मिलना चाहिए। लेने इसलिए लगी है मिलों के आगे कि गन्ना बहुत ज़्यादा है, फिर ज़िम्मेदार पैसों के लिए भी जलील होता है, ठीक है ना, और लाइनों में भी लगा हुआ है और गन्ना भी धार दे रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये कब तक जो रवायती काश्तकारी है इससे छुटकारा मिलेगा? ये देखो जी, अभी आप लोग ऐसे ही पॉइंट उठाते रहेंगे, मीडिया का बड़ा रोल है इस मुल्क में, बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, बड़ा कुछ होता है, अगर नहीं वरना ये रिसर्च वाले हैं, ज़राअत वाले हैं, ये कहाँ से हमारे हाथ में आए, ठीक है ना, अगर मीडिया ना हो तो मीडिया का बहुत रोल है, मीडिया अपना रोल अदा करे और ज़िम्मेदारों तक मीडिया और सरकारी अफसरान पहुँचे, उनको बताएँ, सरकारी अफसरान बताएँ कि आप इस बार ये लगाएँ, सूरजमुखी लगाएँ, तिल लगाएँ, फ़लाँ चीज़ लगाएँ, जो भी तेलदार चीज़ें हैं वो लगाएं जिनकी ज़रूरियत है, और गंदम इतनी लगाएं, ठीक है ना। जब हमारे को बंदे पहुंचेंगे, हमारे अफसरान बाला पहुंचेंगे तो तभी मसले हल होंगे। अच्छा, इस हवाले से यहाँ पर किसान रहनुमाओं का यही कहना है कि जब तक हुकूमत का ताउन नहीं होगा, जब तक लोग ख़ुद नहीं ये बात सोचेंगे कि यहाँ पर गंदम अपनी ज़रूरत के लिए, जबकि कैनोला मुल्क के लिए मुनाफा के लिए, तब तक ये जो रवायती काश्तकारी है इसको बदलना मुश्किल रहेगा। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद भी इस मौजू से मुतल्लिक़ा लोगों से बात करते हैं। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। बात की जाए अगर यहाँ पर ऑयल सीड्स के हवाले से, खुदनी अजनास के हवाले से, तो पाकिस्तान में इसका रुझान खासा कम देखने में आता है। सीड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ, उनसे भी हम इसी हवाले से बात करेंगे, जानेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा यहाँ पर सीड के हवाले से जो यहाँ पर खुदनी अजनास है उसका सीड महंगा मिलता है, नायाब मिलता है, क्या वजह है कि किसान इसकी जानब इतना ज़्यादा राग़िब नहीं होता, जो बड़ी फसलें हैं उनकी जानब ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहरा करता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए हमें हाइब्रिड वैराइटीज़ पे जाना पड़ेगा। तो ऑयल सीड में हाइब्रिड वैराइटीज़ की प्रोडक्शन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, तो हाइब्रिड की प्रोडक्शन के लिए इनब्रेड लाइंस पे वर्किंग होनी है। एक्चुअली ये काम तो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो रिसर्च के इदारे सरकारी मौजूद हैं पब्लिक सेक्टर में, वो ये करेंगे। प्राइवेट सेक्टर इस पे काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है हाइब्रिड प्रोडक्शन का, तो इसलिए इस पे हमें थोड़े से ये मसाइल सामने आ रहे हैं। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं वो कम क्यों हैं, तो देखें इसके लिए हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नो डाउट हमारी इंपोर्ट बिल को हमें कम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम हमारी फूड सिक्योरिटी है। अभी हमने 2-3 साल एक कैंपेन लॉन्च की थी कि ऑयल सीड क्रॉप्स को पाकिस्तान में बढ़ाया जाए ताकि हम अपनी ऑयल की इंपोर्ट कम कर सकें, लेकिन आपने देखा कि पिछले 2 साल में गंदम का बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं और वीट है, ये पैरेलल लगती हैं, या आप वीट लगाएंगे या आप ऑयल सीड क्रॉप्स पे जाएंगे। तो जब आप ऑयल सीड क्रॉप्स पे चले जाते हैं तो हमारा अभी फूड सिक्योरिटी का बहरान सामने आ जाता है। एक ये भी बड़ी अहम वजह है, और ये इसकी अभी इंपोर्ट बढ़ेगी क्योंकि हमारा जो एरिया है इसकी सीड जो ऑयल सीड क्रॉप्स का, वो इस दफ़ा मज़ीद कम हुआ है। क्या वजूहत हैं इसकी? वजूहत ये फूड सिक्योरिटी, क्योंकि देखें कि गवर्नमेंट ने भी अपनी वो पॉलिसी जो है उसके ऊपर वर्किंग कम कर दी है। जो उन्होंने कहा था कि गंदम खाने के लिए और ऑयल सीड मुनाफे के लिए, तो अब उसे मुनाफे से निकाल के हमें फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस हमारे सामने आ गई है कि देखें गंदम का कितना बड़ा बहरान हमारे मुल्क में खड़ा हो गया है। तो हम अगर ऑयल सीड क्रॉप्स पे जाएंगे तो ये बहरान शदीद से शदीद तर होता जाएगा, क्योंकि जब भी हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमें ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं ऑयल इंपोर्ट करना है या हमें गंदम इंपोर्ट करनी है, तो ऑब्वियसली हम अपनी ऑप्शन इस पे जाएंगे कि हम ऑयल को इंपोर्ट करें, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो इससे मुतासर ना हो। इसका हल क्या होगा? अल्टीमेटली हमें कोई हल तो निकालना होगा, क्योंकि 400-500 अरब रुपया सिर्फ इसी मद में लग रहा है। हाँ जी, ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर हमें जाना है तो हमें अपनी जो रिसर्च है उसे हाइब्रिड सीड्स की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हाइब्रिड सीड्स हैं इनकी कम
एकड़ेज में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, या आप कह सकते हैं कि पर एकड़ यील्ड जो है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हम अगर इसकी एकड़ेज बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वीट की एकड़ेज कम करनी पड़ेगी। तो वीट की एकड़ेज को कंप्रोमाइज़ ना करते हुए अगर हमें ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें उसके लिए उन वैरायटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा जो हमें हाई यील्ड देती हैं। अभी तक जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मल्टीनेशनल के हम डिपेंडेंट हैं। तो हम एज अ प्राइवेट सेक्टर भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे R&D के विंग्स इस पे काम कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी वैरायटीज़ लेके आएँ जो हाई यील्डिंग हो, और उसके साथ साथ हम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर फंडिंग बढ़ाई जाए, इसके ऊपर इसकी प्रोजेक्शन बढ़ाई जाए, ताकि जितनी भी वैरायटीज़ अगर सामने आएंगी जिनमें ऑयल सीड की ऐसी वैरायटीज़ जो हमें हाई यील्डर होंगी, तभी हम इसको मीट कर सकेंगे। इसमें प्रॉफिट रेशो भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। देखें सर, जहाँ तक प्रॉफिट रेशो की बात है, ऑब्वियसली ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं ये अभी तक वीट के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। लेकिन वही बात जो मैंने पहले की थी, अगर एक किसान के पास 4 एकड़ है, वो अपने लिए पहले ये सोचेगा कि उसे गंदम अपनी चाहिए, अगले साल के लिए खुराक पूरी करेगा, उसके बाद वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा ना। इसी तरह हम एज अ कंट्री जब सोचते हैं तो हमें अपने में इस दफ़ा हम 5 लाख टन या जितनी भी ये गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें ये गंदम इंपोर्ट करने की तरफ जाना है या ऑयल सीड इंपोर्ट की तरफ जाना है, तो ये ऑब्वियस चॉइस होगी कि हम ऑयल सीड क्रॉप जो हैं या जो ऑयल्स हैं वो ही इंपोर्ट करेंगे। फसलों की जो जोनिंग है वो नहीं हो रही, ये भी एक वजह। किसी लेवल पे आप कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो क्रॉप जोनिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जो मेरी एक्सपर्टीज़ कहती हैं कि क्रॉप जोनिंग हमारा इशू नहीं है। आप देखें, हम सबसे ज़्यादा जो इस पे एतराज़ करते हैं कि जी ये रहीम यार खान की बेल्ट थी, कॉटन बेल्ट थी, ये शुगर केन पे शिफ्ट हो गई। सर आप देखें, कोई एरिया में बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है। ये ऑलरेडी आप अगर 20 साल 30 साल पीछे भी चले जाएंगे तो जहाँ पे नहर है, जहाँ पे मीठा पानी है, एक्सेस पानी है, वहाँ पे पहले भी राइस और शुगर केन ही लगता था। कॉटन हमेशा उस एरिया में लगती थी जहाँ पे पानी की कमी थी। तो अभी भी ट्रेंड वही है, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे क्रॉप जोनिंग कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। इसके साथ कुछ ना कुछ तमाम क्रॉप्स के हवाले से हमारी बेहतरी तो आएगी। अच्छा, हमने ये नोट किया है कि यहाँ पर जितनी भी जो कॉलोनीज़ बन रही हैं, जितनी भी ज़रूरी ज़मीन है उसको कमर्शियल किया जाता है जब, तो ये ज़मीन भी कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि हाइब्रिड बीज भी नहीं तैयार हो रहे, तो ये हमें किसी और जो यहाँ पर फूड है उसमें भी जो सिक्योरिटी का जो मसला पैदा हो सकता है, जैसे राइस है, जैसे कमाद है, ये भी डेफिसिट कर सकते हैं। सर ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली हमारी पॉपुलेशन जो तेज़ी से बढ़ रही है उसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है। आप देखें कि कॉलोनीज़ जो बन रही हैं वो भी हमारी बेसिक नीड है तो बन रही हैं। हमारे पास जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, उनको रहने के लिए ऑब्वियसली रहाइश के लिए जगह भी चाहिए, अगर फूड चाहिए। तो इसका जो अल्टीमेट सलूशन है वो तो हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर मीन्स हमें कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लेने की तरफ जाना है। उसके लिए हमें क्राइटेरियाज चेंज करने पड़ेंगे जो नेशनल लेवल कैनोला लगाएंगे तो फिर जो गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। कैनोला कम करेंगे तो कैनोला इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमें लाजमन एक फसल जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जब हाइब्रिड बीज होंगे तो फिर ही हम उसी जो रकबे के अंदर रहते हुए अपनी फसल जो बेहतर कर सकेंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, कहा तो जाता है, लेकिन इस पर
ये एक पूरी जो फ़िलासफ़ी है कि किस तरह से आखिर जो तंदुरुस्ती हासिल की जा सकती है, कई इसके तरीके हैं, डाइट भी है, एक्सरसाइज भी है, मुख्तलिफ जो मुरवजा तरीके हैं उनके बारे में बहस की जाती है। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद नवाज़ बाजवा इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो तंदुरुस्ती का कड़ा मेयार है वो क्या है। जी बाजवा साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले मुझे बताइएगा जो फ़िटनेस का मेयार है वो क्या है? सर फिटनेस और हेल्दी होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। उर्फ़ आम में हम इसको एक ही चीज़ लेते हैं। हेल्दी बंदा वो है जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी है, चल फिर रहा है। फिट बंदा वो है जिसमें बेसिक फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मोटर फिटनेस है, वस्कुलरिटी आपकी, कार्डियो एंड्योरेंस है, कार्डियोवस्कुलरिटी है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं। तो वो ये नाजरीन के लिए थोड़ा आसानी से बता दें कि वो अंदाज़ा लगा सकें ये बंदा फिट है, या अगर वो ख़ुद को इस जो यहाँ पर आपने बतानी है शराइत उन पर पूरा कैसे उतर सकते? सर आपके मसल्स में जान हो, आप लिफ्ट कर सकें, ठीक है। एक कमज़ोर आदमी है वो कम लिफ्ट कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी है वो एज़ कम्पेयर टू वीकर पर्सन वो ज़्यादा लिफ्ट करता है। अब एक बंदा उसको एक ही माहौल में सर्दी बहुत लगती है, दूसरे बंदे को नहीं लगता, तो उसका एंड्योरेंस लेवल जो है वो उससे अच्छा है। किसी को चोट लगती है तो जल्दी रिकवर कर जाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। किसी का हार्ट रेट बहुत अच्छा है, वो भाग बहुत ज़्यादा देर सकता है, ठीक है। कोई बंदा 4 कदम चलता है उसको सांस चढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो फिर उसके रिफ्लेक्सेस, आप क्रिकेट में देखा होगा कोई नया बंदा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, रिफ्लेक्सेस उसके इतने शार्प नहीं है, वो खेलता है, बॉल गुजर जाता है, उसके बाद ऊपर आता है। कोई बंदा वो पहली बॉल से ही आता है और पूरा उसका बैट जो है टाइम कर रहा होता है, तो रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं। बात ये जो बुनियादी चीज़ें आपने बताई, इनको अचीव करने के लिए क्या करना होगा? सर इसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, वर्कआउट करना होगा, डाइट प्लान है उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हर स्पोर्ट्स की अलग रिक्वायरमेंट है। आपने क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए आपको और तरह जनरल फिटनेस की बात कर, जनरल फिटनेस के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी, अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। इसमें सर फिटनेस जो वो इसी तरह के एक मकान आप रेंट पे लेते हैं, जब तक आपको चाहिए आप उसका रेंट पे करते हैं, उसका वियर टियर करते हैं, ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह फिटनेस के लिए, अच्छी सेहत के लिए आपको जिम जाना पड़ता है, उसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है, वर्कआउट प्लान होता है, गोल्स होता है, डिसिप्लिन में आना पड़ता है। तो वो चीज़ें जब तक आप करते हैं, फिटनेस आपके पास रहती है। जब छोड़ देते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड करते हैं, बैड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो वो चली जाती है। डाइट 80% मैटर करती है। यू ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट। हम यहाँ पर आज जो मौजू है वो डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आयल सीड्स या इसको खुर्दनी जनास है, आयल है, घी है, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो किस तरह से जो सेहत को मुतासिर करता है, कौन सी चीज़ इसमें से बेहतर है? इसमें सर ऑयल, आपकी जो फैट्स हैं वो एसेंशियल्स हैं आपकी बॉडी के लिए। 3 सोर्स हैं बेसिकली आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए। एक प्रोटीन्स हैं जिसको आप लहमियात बोलते हैं। अब जितनी भी तरह की प्रोटीन है वो 1 ग्राम में आपको उसमें 4 कैलोरीज मिलेंगी। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो जितने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आप फैट्स की बात करते हैं तो जितनी भी तरह की फ़ैट्स हैं, अगर 1 ग्राम फैट लेते हैं तो उसमें आपको 9 कैलोरीज मिलेंगी। अब फ़र्क यहाँ पे आता है कि हम फ़ैट कौन सी लेते हैं। अब कुछ गुड फैट्स हैं, कुछ बैड फैट्स हैं। जैसे अब जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं तो ये बैड फैट में आती हैं। गुड फैट्स में आपके नट्स आ जाते हैं, आपका ऑलिव ऑयल आ जाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन, ये चीज़ें जो आपकी गुड फैट्स में, ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में भी हेल्प करती हैं, आपके ब्रेन को भी सपोर्ट करती हैं, हार्ट को भी सपोर्ट करती हैं, जो आपके अदर ऑर्गन्स हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं। तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं आपकी बॉडी के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कौन सा फ्यूल डालते हैं, अच्छा डालते हैं या बुरा डालते हैं। इस चीज़ को इस तरह देख लें, अगर आपकी गाड़ी है तो आप उसमें कभी भी घटिया क्वालिटी का फ्यूल नहीं डलवाएंगे, पर हम अपने अंदर बुरी तरह का फ्यूल बड़े मज़े से डालते हैं। ये बड़ा आपने अहम इशू बताया है कि हम अपने अंदर, तो ये अब मसला ये है कि यहाँ पर किस तरह से चेक एंड बैलेंस इस पे एक आम बंदा रख सकता है? सर अवेयरनेस की कमी नहीं है आजकल। इंटरनेट भरा पड़ा है, मीडिया भरा पड़ा है, जिम हैं, ट्रेनर्स हैं। जैसे हमारे पास जिम में लोग आते हैं तो हम उनको बताते हैं। अब हर बंदे का गोल डिफरेंट है। कुछ लोग आते हैं वेट गेन करने के लिए, कुछ आते हैं वेट लूज़ करने के लिए, किसी को मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, किसी को एंड्योरेंस चाहिए, किसी को स्टेमिना चाहिए। तो हर बंदे के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। अब उनका जो वर्कआउट है वो डिफरेंट होगा, उसका रेप रेंज डिफरेंट होगी, इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट होगा, रेस्ट पीरियड डिफरेंट होगा, डाइट प्लान डिफरेंट होगा। तो हर बंदे को आप एक ट्रैक पे नहीं चला सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि आप आए क्यों हैं, करना क्या, गोल हो। अब कुछ लोग हैं, हम उनको कई साल से देख रहे हैं, 5-5 साल से, 10-10 साल से वो जिम में आते हैं। जिस दिन आए थे आज भी माशाल्लाह के वैसे ही हैं। तो कुछ लोग हैं वो मंथ्स में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने करना क्या है, गोल क्लियर है, उन्होंने गेन करना है, लूज़ करना है, क्या करना है, कितनी कैलोरी चाहिए, कैलोरी डेफिसिट में जाना है, कैलोरी सरप्लस में जाना है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सारा कुछ जो आपने बताया है फिटनेस, ये तमाम लड़कों के लिए है? सर फिटनेस हर ज़िंदा रहने वाले इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है। वर्कआउट को आप एक लग्जरी ना समझें, ये लाइफस्टाइल है ज़िंदा रहने के लिए। आपने वो अभी जैसे प्रोग्राम के शुरू में फरमाया कि तंदुरुस्ती जो है हज़ार नेमत है, ठीक है। तो हज़ार नेमत आपको तब ही अच्छी लगेगी जब आप ठीक हैं। एक बंदा अल्लाह माफ़ करे चल फिर नहीं सकता, तो उसके लिए गाड़ियाँ ये आपकी मुद्दों नुमाइश के किस काम की है। तो अगर आप फिट हैं, ज़िंदगी को आप तब ही इंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ आपको तब भी अच्छी लगती है। जैसे वो शायर नहीं कहता आपके अंदर का मौसम अच्छा हो तो हर मौसम अच्छा है, अगर अंदर का मौसम ख़राब है तो हर मौसम ख़राब है। अगर आप बीमार हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, डॉक्टर ही आपको मना कर देता है। अब बड़ी मज़े की बात है, जिम में हमारे पास लोग आते हैं गाड़ियों में साइकिल चलाने के लिए, जिम में आते हैं पैदल चलने के लिए, गाड़ियों पे आते हैं पैदल चलने के लिए। पहले वो पैसा कमाते हैं, उसके लिए सेहत बर्बाद करते हैं, एंड में फिर सेहत को हासिल करने के लिए पैसा लगाते हैं। तो आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल चलना चाहिए, ठीक है, अर्निंग बहुत ज़रूरी है पर सेहत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बीमारियों की वजूहात जो है वो आराम तलब लाइफस्टाइल। सर आजकल हमारा लाइफस्टाइल है ही आराम तलब, हर काम के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑनलाइन ऐप मौजूद है, ऑप्शन मौजूद हैं। खुद नहीं हिलना, आपने घर में उठना है, बेड टी पीनी है, गाड़ी में बैठना, ऑफिस चले जाना है, उधर से उठना है, घर आके सो जाना है। एक्टिविटी कोई है ही नहीं, मशीन बनाया हुआ है अपने आप को। बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। बाद में फिर आप डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि आप पहले अपने आप को कैरी ऑन करें, जिम जाएं, वर्कआउट करें। आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करती है, जो आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज़ करती है। जो आपका आधा पौना 1 घंटा जितनी देर के लिए आपने वर्कआउट करना है, वो आप दुनिया की हर परेशानी भूल जाते हैं। आपका फोकस 100% उस चीज़ पे होता है कि यार मैंने इसको कैसे करना है। तो आपका एक फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, उससे आपको स्ट्रेस जो है वो भूल जाता है, टेंशन भूल जाती हैं, अब फ्रेश होकर निकलते हैं। और साहब, आपने माशाल्लाह जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, कई लोगों से ट्रेनिंग भी की होगी, फॉरनर से, कई लोगों को करवा भी रहे हैं, मैंने देखा है। तो अब जो नौजवान लड़के लड़कियाँ उनके लिए क्या सुजेस्ट करेंगे? किस हवाले से? इसी हवाले से वो कैसे जो अपना फिटनेस लेवल आप बेहतर कर सकते हैं? फिटनेस लेवल वो इसी तरह अपना बेहतर कर सकते हैं कि जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट्स करें। अब वर्कआउट डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू लिफ्ट हैवी वेट्स, के आपने बहुत हैवी वेट ही लिफ्ट करना है। आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप लाइट वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप फिटनेस के लिए जाएं जिम, वर्कआउट करें। आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई करें। अब 3 तरह की बॉडी टाइप होती हैं, जो कुछ लोग नहीं खाते वो भी मोटे होने शुरू हो जाते हैं, जिनको कहते हैं कि पानी भी लगता है, वो थोड़ा सा भी खा लें तो फूल जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो मर्ज़ी खा लें, उन्होंने मोटे नहीं होना, उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत फास्ट होता है। तीसरे होते हैं कि वो अच्छा खाएंगे तो अच्छा नज़र आएंगे, बुरा खाएंगे तो बुरा नज़र आएंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ बॉडी टाइप यू हैव, उसके हिसाब से आप अपना वर्कआउट प्लान करें। स्लोली चलें, एक दिन में आपकी बॉडी नहीं बन जानी, या एक दिन में आपने वेट लॉस नहीं कर लेना। लोग आते हैं पहले दिन ही जनाब 2-3 घंटे ट्रेडमिल की, अगले दिन क्रैम्प्स पड़े हैं, यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है, तो वो क्या होता है, फेड अप होकर छोड़ देते हैं। स्लोली चलें, अपने ट्रेनर से पूछें, वो आपको गाइड करता है किस तरह चलना है आपने। तो बगैर मेंटोर के, बगैर ट्रेनर के, आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको वेट लिफ्टिंग में नहीं घुसना चाहिए। सप्लीमेंट्स के हवाले से क्या कहें? सप्लीमेंट सर आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, ओनली देन जब आपकी नेचुरल डाइट पूरी है। अगर आप ये समझें कि आपने सप्लीमेंट पी लिया, प्रोटीन शेक पी लिया और आप जनाब पूरी डाइट ले लिए, तो वो नहीं है। अब उसके लिए नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ईटेबल चीज़ें भी हैं। सप्लीमेंट आप कुछ ईटेबल हैं, आपके कुछ आप ड्रिंकेबल हैं। तो सबसे पहले आपकी नेचुरल डाइट है, वो आपकी कैलोरीज पूरी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आपकी और आपकी फैट्स। उसके बाद प्रोटीन्स आपका ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो फिर सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी वो डाइट पूरी नहीं है तो ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, मल्टीविटामिन लिख देता है, कोई सप्लीमेंट देता है, पर उसके साथ वो आपको प्रेज भी बताता है, डूज और डोंट्स भी बताता है, डाइट प्लान बताता है, वो आप करते हैं तो फिर वो मेडिसिन काम करती है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा, जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता उसके लिए डाइट कौन सी जो सुजेस्ट करेंगे? सर वो डिपेंड करता है ना कि उसने गेन करना है कि लूज़ करना है। अब गेन करने वाले के लिए कैलोरी सरप्लस है, लाइक बैंक अकाउंट है, आप उसमें पैसे जमा करवाई जा रहे हैं, निकाल नहीं रहे, तो क्या होगा, बैलेंस बढ़ ही जाएगा। इसी तरह आपका वेट गेन हो ही जाएगा। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट में आना तो वेट लूज़ वाला प्रोग्राम है वो, कि आपने उसमें जमा कम करवाने हैं और निकालने ज़्यादा। लाइक नॉर्मली एक अगर फीमेल की बात करते हैं तो उनको 1500 से 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं डेली मेंटेन रखने के लिए। तो आप उसका 500 कैलोरीज जो है वो डेफिसिट कर दें, ठीक है। थोड़ी बहुत वो वर्कआउट से बर्न कर लेंगे तो डेली उनकी जो कैलोरीज है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे और ग्रेजुअली वेट जो है वो उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा।
मोहम्मद नवाज़ बाजवा इंटरनेशनल ट्रेनर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो अगर आपने वेट लिफ्टिंग में जाना है बेहतरीन डाइट के हवाले से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ट्रेनर भी अपने साथ रखें और देखें कि वो क्या चीज़ें खा रहे हैं, डाइट अपनी बेहतर बनाएं। ये पूरी एक तरह से कह लें कि लाइफस्टाइल चेंज करने की बात है, और फिर ही जो आपको तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है उसकी समझ बेहतर तरीके से आ सकेगी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अभी हमारे साथ और भी लोग होंगे जो इसी हवाले से आगाह करेंगे। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट उस्मान चौधरी मौजूद है, और आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी जो फ़ैट बेहतर है, कहाँ से फ़ैट जो है वो गेन की जाती है, और उसके जो अल्टीमेटली फ़ायदे नुकसान क्या हैं, एनिमल फ़ैट है या इसके अलावा जो दूसरी बनाई गई हैं उनमें जो डिफरेंस है वो किस तरह से इंसानी सेहत पर असरअंदाज होता है। उस्मान, थैंक यू, आपने टाइम दिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, जो ये फ़ैट गेन की जाती है इंसानी बॉडीज़ के लिए किन किन ज़राए से अभी ली जा रही है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक को जो है वो उठाया है। देखें, जो फैट्स एंड ऑयल हैं, इसके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, इसको हम मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हैं जी वेजिटेबल एडिबल ऑयल्स, और दूसरा एनिमल जो सोर्सेज हैं। तो जो प्लांट सोर्सेज हैं, जो एडिबल जो वेजिटेबल ऑयल सोर्सेज हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि पाम ऑयल है, कनोला ऑयल जिसको रेपसीड ऑयल कहते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल आ जाता है। ऑलिव ऑयल में फर्दर आगे उसकी जो टाइप्स हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और वर्जिन ऑलिव ऑयल है। तो ये बेसिकली जो मेजर सोर्सेज हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान है, आपको पता है कि डेयरी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो खुद कफ़ील है। डेयरी प्रोडक्शन में, मिल्क में, बटर में, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें खुद कफ़ील था। तो ट्रेडिशनली हम जो है वो बटर और जो देसी घी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते थे, जो कि मैं समझता हूँ कि अब उसका ट्रेंड अवेयरनेस आते ही जो है वो कम होना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये कि दुनिया में जो मेजर आप कह लें कि जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं वो उनको क्रिएट करते हैं, डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। फैट जो है वो इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से लिया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अब इस पे बात करना चाहूँगा, इसलिए कि एक बहुत ही आप कह लें कि पिछले 2-3 साल में, 4 साल में जैसे ओबेसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जी फैट्स एंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देना चाहिए। आपका जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए जो है वो मोटापे के लिए बहुत उसको बिल्कुल अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दें। तो मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो फैट्स एंड ऑयल लेने की वजह से ही आपकी बॉडी में डिज़ॉल्व होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही फैट्स एंड ऑयल का पोर्शन अपनी डाइट में से बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे, तो इट मीन्स कि आप वो मिनरल्स और विटामिन्स जो आपकी बॉडी में फैट्स एंड ऑयल होने की वजह से आपकी बॉडी में डिज़ॉल्व होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, वो डिज़ॉल्व नहीं होंगे। तो एक प्रॉपर आपको कह लें कि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है या नरिशमेंट है वो नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल आ जाता है, रेपसीड ऑयल आ जाता है, तो ये सोयाबीन ऑयल आ जाता है, इसका जो है वो जो एडिबल प्लांट सोर्सेज से जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, उसका इस्तेमाल करें। तो मुझे ये बताइएगा, जो यहाँ पर रवायती तौर पर वनस्पति घी फ़रोख्त होता है उसमें, और जो ये आपने बताया एडिबल ऑयल्स है या कैनोला या किसी भी किस्म का, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है इंसानी सेहत के लिए? बेसिकली जो डिफरेंस है वो यही होता है कि जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मसलन जो आप देखेंगे जो सैचुरेटेड फैट होगा उसका जो वो रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। जबकि उसकी बनिस्बत जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे कि ऑयल्स हैं, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा। एक बॉडी टेम्परेचर जो कि नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो एक अच्छी जो क्वालिटी का जो फैट या ऑयल होता है वो उसकी ये खासियत होनी चाहिए कि एक वो बॉडी टेम्परेचर के साथ वो मेल्ट हो जाए। तो आप देखेंगे जो घी है, हालांकि मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहूँ कि जो हम ट्रेडिशनली घी का इस्तेमाल करते हैं
वो उसमें जो फूड आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग ऑयल के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसमें फूड ज़्यादा पैलेटेबल जो है वो बनती है, डिलीशियस होती है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो बेसिक यही होता है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा फ़ैट जो है वो सॉलिड रहता है, कौन सा लिक्विड रहता है, और इसी की बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये सैचुरेटेड फ़ैट है और ये अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड। इनमें से सेहत के लिए बेहतर कौन सा है? पॉली अनसैचुरेटेड, ऑफ कोर्स पॉली अनसैचुरेटेड और प्लांट बेस्ड जो आपका सोर्सेज हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। अब इसमें ये मसला है कि हमें ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हमारी जो है वो इकॉनमी को भी नुकसानदेह है, और इसके अलावा भी हम लोकली भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और मैं समझता हूँ इसकी फिजिबिलिटी पिछले कुछ 5 साल में बनी भी थी। आपके जो साल्ट रेंज वाला जो एरिया है, आप जाएं आगे खुशाब से आगे चकवाल जेलम, ये बेहतरीन आपका इलाका है जहाँ पे आप जो प्लांट बेस्ड जो आप कह लें कि ऑयल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, एंड उसके अलावा सोयाबीन ऑयल भी है। तो ये मेरे ख्याल में ये एक बेहतर आप कह लें कि एरिया है जो इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताइएगा, ज़्यादा ओलिव ऑयल पे जोर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, यहाँ पर कम होता है। स्पेशली जो फैसलाबाद देखिए मैदानी इलाका, बहुत कम यहाँ पर ओलिव की जो काश्त की जाती है। तो इसके अलावा यहाँ पर लोग कौन सा जो ऑयल है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर हेल्थ के लिए? अच्छा रहमान, इसमें जो बेसिक जो मैं आपको बताऊं कि हम एक आम कंसेप्ट ये भी है कि फैट्स एंड ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ फूड इंडस्ट्री में होता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में जो ख़ास तौर पर पाम ऑयल, कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल और सोयाबीन ऑयल, जो इसका इस्तेमाल है ना पूरी दुनिया में, ये इंक्रीज़ हुआ है बायोडीज़ल इंडस्ट्रीज़ में। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा कंजप्शन में उस साइड पे भी चला जाता है। तो फिर खाने के लिए फिर वो पूरी दुनिया में जो मसलन जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, चाइना है, इंडिया है, तो ये ज़्यादातर अपना हिस्सा जो है वो आप कह लें कि दूसरी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं, बायोडीज़ल्स है, लुब्रिकेंट्स हैं, इसमें भी चला जाता है। तो फिर वो आबादी को उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बाकी बचता है, तो वो फिर ऑब्वियसली कॉस्टली भी पड़ेगा। प्रोग्राम के आखिर में मुझे बताइएगा, जो ये रवायती ये घी है, मक्खन है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? रवायती घी और मक्खन मैं अगर समझता हूँ कि ये कोई नुकसानदेह उस तरह नहीं है जिस तरह एक बिल्कुल ही एक कैंपेन जारी है कि ये बहुत नुकसानदेह है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी डेली रूटीन के ऊपर। आपको भी पता होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ज़्यादातर इस्तेमाल ही एनिमल जो सोर्सेज से जो फ़ैट आती थी उसका इस्तेमाल करते थे। जो प्लांट सोर्सेज से ऑयल्स और फैट्स आते थे उसका इस्तेमाल कम होता था। लेकिन फिर जब हमारी जो डेली प्रैक्टिस है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रही, उसमें आपका वर्कआउट नहीं रहा, तो उसकी वजह से फिर वो नुकसानदेह हो गया और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ गया। आपका वो डिपेंड करता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आप बेहतर रखें। अपनी अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ आप इस घी का इस्तेमाल या बटर का इस्तेमाल, जो एनिमल सोर्सेज से जो फैट्स, सैचुरेटेड फ़ैट आती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड फिजिकल। नाज़रीन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट उस्मान चौधरी मौजूद थे। इससे पहले भी इस मौजू से मुतल्लिका जो हमने इंटरव्यूज़ किए, इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जब तक किसान रवायती जो काश्तकारी है उसको तर्क नहीं करेगा, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब अपना जो इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं दिखाएगी, महकमा ज़राअत, अयूब रिसर्च वाले जब तक हाइब्रिड बीज तैयार नहीं करेंगे तब तक हमें जो अपना इंपोर्ट बिल है वो महज बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। उसमें कमी तभी आ सकती है जब तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर मुशावरत करें। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।